4 विधानसभा आपके नेतृत्व में जो है लड़ी जाएगी, आपने जीतनी है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को संगठित करके जो है आप लोगों ने रखना है। जिसने ये तय ही कर चुका हो कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो नाराज है ना कांग्रेस से, उसको भी लेके आएंगे, लेकिन अपने ही जो कार्यकर्ता आपके नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और अपने आप को इसमें आहूत करना पड़ता है। आपको पता है कि इस बार चुनाव वो नहीं है कि बीजेपी के नाम पे लोग वोट डालें या आपके कामों पर जो है वोट डाला जाए। हरियाणा के अंदर जो व्यवस्थाएं कायम की, आज एक ऐसी व्यवस्था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सपना ले सकता है कि मैं सरकारी नौकरी पा सकता हूँ। बीजेपी ने आज अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर ली है। कुरुक्षेत्र से आज देख सकते हैं रैलियां जो है शुरू हो चुकी हैं और पूरे हरियाणा में ये रैलियां चल रही हैं। 5 लोकसभा सीटें हारने के बाद बीजेपी ये चाह रही है कि 90 विधानसभा सीटों में ऐसी सीटें ले जाए, बहुमत की सीटें ले जाए, ताकि वो सरकार जो है बना सके। लेकिन इस बार जो है चुनाव बड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है। लोग कांग्रेस की तरफ भी देख रहे हैं। मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के दुष्यंत भट्ट, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह ये लोग जो है फील्ड में जा रहे हैं। भट्ट साहब, मजा आ रहा है जिला अध्यक्ष में? बहुत बढ़िया आनंद, संगठन का काम करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है। जब मन इतना खुशी से है कि अच्छे से हम काम कर रहे हैं। टेंशन भी होती है, अभी तो 4 विधानसभा जितवानी भी है। नहीं, इतना तनाव मैं नहीं लेके काम करता, लेकिन ये है कि हार्ड वर्किंग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2400 घंटे 7 दिन जनता के कामों के लगा रहता है और इतना ज़्यादा वो नहीं होता, खूब सब खुशी खुशी काम करते हैं। शेड्यूल तो बिजी रहा होगा समय, जो पहले शेड्यूल थे आपके शेड्यूल में फर्क पड़ा होगा। स्वाभाविक है कि शेड्यूल तो बहुत बिजी है और दिनचर्या अब तो सवेरे 5:30-6 बजे शुरू होती है, कई बार तो 11 बजे 12 बजे 2 बज जाते हैं रात को। तो स्वाभाविक है। एक तो ये होता है, एक तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी कि 4 विधानसभा आपके नेतृत्व में जो है लड़ी जाएगी, आपने जीतनी है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को संगठित करके जो है आप लोगों ने रखना है। अब कार्यकर्ता एक एक करके आपके नाराज भी हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। हालांकि आप ये बात करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ के जाता है तो चला जाए, लेकिन आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो नाराज है ना कांग्रेस से, उसको भी लेके आएंगे, लेकिन अपने ही जो कार्यकर्ता आपके नाराज चल रहे हैं आजकल। देखो, हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। हमारे कार्यकर्ता छोटी मोटी बातें, जब घर में जब आदमी होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन परिवार के बड़े लोग बैठ के उसको सुलटा देते हैं। और हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं माननीय मनोहर लाल जी। जब भी कोई ऐसी विषय आते हैं तो और भी बहुत बड़े हैं, हम उसको मतलब एक पारिवारिक तरह से इन चीज़ों को सुधार लेते हैं और समझा लेते हैं। हाँ, कोई कार्यकर्ता ऐसा है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो, जिसने ये तय ही कर चुका हो कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और अपने आप को इसमें आहूत करना पड़ता है। और भाजपा राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की पूरा करे, ऐसा नहीं है। अभी 5 लोकसभा सीट आपने हारी है और पानीपत की बात करें 2 पे बीजेपी 2 कांग्रेस खड़ी है। क्या कैसा बना रहे हो सिस्टम कि चारों सीटें जो हैं बीजेपी जो है ले जाए? क्योंकि आपको पता है कि इस बार चुनाव वो नहीं है कि बीजेपी के नाम पे लोग वोट डालें या आपके कामों पर जो है वोट डाला जाए। इस बार लोग समझदार हो गए हैं, पब्लिक समझदार हो गई है। कैसे जो है बना रहे हो सिस्टम? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 9.5 साल का शासन रहा है, 10 साल का शासन रहा है, माननीय मनोहर लाल जी का जो नेतृत्व हरियाणा को मिला, जो उन्होंने दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर जो व्यवस्थाएं कायम की, आज एक ऐसी व्यवस्था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सपना ले सकता है कि मैं सरकारी नौकरी पा सकता हूँ। कहीं कोई क्षेत्रवाद नहीं। आज जब एक गरीब रेहड़ी चलाने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, चाय बेचने वाले का बच्चा, फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने वाले का बच्चा जब सरकारी नौकरी लगता है तो उसके चेहरे पे उसके घर की खुशियाँ कितनी होती हैं, ये वही व्यक्ति जान सकता है, या वो व्यक्ति जान सकता है जो इन पीड़ाओं से निकला हुआ हो। जो पहले की जो परंपराएं रही हैं कांग्रेस सरकार के अंदर, जो क्षेत्रवाद था, जो भाई भतीजावाद था, जो वो
नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार का सिस्टम था, उस सिस्टम को उखाड़ के फेंका। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक गरीब परिवार को, जो अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को जो लाभ मिला, उस लाभ के आधार पर हम वोट मांगेंगे। जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने अल्पकाल में, छोटे से काल के अंदर जो व्यवस्थाएं बदली, जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो नींव तैयार करी और जो उस पर भव्य महल बना रहे हैं वो युवाओं के भविष्य का, उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। हमें कहीं भी किसी भी तरह से सिर झुकाकर नाड़ नीची करनी पड़े, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड की अगर हिस्ट्री उठा के देखो, जो CLU वाला गैंग जिस तरह से चला था, जिस तरह से नौकरियों के अंदर पैसे का सिस्टम चलता था, जिस तरह से गरीब किसानों से को बहला फुसला कर उनसे ज़मीन सस्ते दामों में लेकर महंगे बिल्डरों को बेच दी जाती थी, उस व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं। ये जब जो कंपैरिजन होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को और कांग्रेस के क्रियाकलापों का, जो कांग्रेस ने 10 साल के अंदर हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया था, जब हम उसकी बात करेंगे तो हम उस आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी 5 सीटें आप हार गए। विधानसभा में भी कांग्रेस आपके ऊपर देख ही सकते हो कैसे जो है हावी हो रही है। पर्ची खर्ची की बात आपने करी, नौकरियों की भी बात करी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा बैकफुट पे है, ऐसा कैसे? देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक व्यक्ति की असलियत जब जनता के बीच में आ जाए, जब समझ में आ जाती है असलियत, तो वो दोबारा से ड्रामा नहीं कर सकते। और मैं आज आपको बहुत खुले मन से एक स्पष्ट सी बात कहता हूँ, जाति और धर्म का नशा एक अफीम के नशे की तरह होता है। जब आप पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना देगी कांग्रेस, जो उन्होंने माहौल बनाया, जो उन्होंने पर्टिकुलर एक वर्ग को ये बहलाने का काम किया, फुसलाने का काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई तो वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो बहुत से हमारे भाई जो हमारे ही साथी थे वो उन बातों में आए, और उन बातों में आने के कारण उनको ये डर लगने लगा कि अगर 400 पार क्रॉस कर गए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वो बात सच साबित हो जाए। जबकि अगर मैं बात करूं सन 1975 में किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, किस प्रकार से संविधान की आत्मा को बेचा था, किस प्रकार से संविधान के पन्नों को उखाड़ कर फेंका था, किस प्रकार से रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई थी, किस प्रकार से जवान बच्चों को नसबंदी करके उनको सड़कों पर फेंक दिया गया था, किस प्रकार के हालात बना दिए थे कि सारा का सारा देश का विपक्ष जेलों में डाल दिया गया था, क्या उन्होंने हालात किए थे। और कांग्रेस के संविधान को तोड़ने की जो परंपरा उन्होंने रखी थी, आप क्या वो भूल गए राजीव गांधी का साहबानों वाला केस? क्या हम ये भूल गए कि देश के संविधान के साथ सबसे ज़्यादा संशोधन कौन सी पार्टी ने करे? तो जो वो पार्टी के युवराज अगर इस तरह की अफवाहें फैलाई उन्होंने, कुछ उस चुनाव के अंदर कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि अभी वो लोग हमसे दूर हो गए। अब लेकिन अब चूंकि वो चुनाव हो चुका है, लोकसभा में नई सरकार बन चुकी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो अब उन लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई ये तो झूठ बोलते थे, ये तो मक्कार लोग हैं, इन्होंने मतलब झूठ बोला था इस आरक्षण वाले मामले में। तो आज वो वर्ग हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है और हम हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का। ये चीज़ तो समझ आई, चलो जो फिर मोदी साहब को क्या जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने की? वो जनता का देख लेते भी, जनता ने जो मैंडेट दे दिया, फिर आपको क्या जरूरत थी नीतीश की, क्या जरूरत थी दूसरी दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की? होगा तो सिस्टम ठीक है, लोग पूछते हैं ये चीज़ें। और जैसे कि बात कर रहे हैं आप, पुरानी बातें कर रहे हैं, हो सकता है जैसे बुजुर्ग उनके जैसे हों, बच्चे ऐसे ना हो, बच्चों के हो जोश हो भी सरकार बनाएंगे तो हम चीज़ ऐसी करेंगे। देखो, पहली बात तो ये कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का विषय है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती सन 1984 के बाद, सन 1984 के बाद कांग्रेस इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई। 1984 में जीती थी एक बार, उसके बाद लगातार घटती आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव के बाद नहीं हुआ, वो चुनाव से पहले का गठबंधन था।
यहाँ ये नहीं कि भाई सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया गया हो, उस गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसलिए इस बात का कोई वो नहीं होता कि भाई उन्होंने सरकार क्यों बनाई। एक बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी कभी भी इस देश का भला वो सोच ही नहीं सकते। उनका जो तलखपन है, उनके जो अंदर जो देश विरोधी ताकतों को हवा देने की बात है, उनका जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या वो देश की जनता उसको समझती नहीं। कितनी बार आप देखो ना भाई साहब, 99 पे आकर अटके हुए हैं और भाजपा अकेले 244 सीटें हैं। आप देखो ना, भाजपा अकेले अपने दम पे इतनी सीटें ले रहे हैं और वो 99 सीटें लेके इतने हवा में हैं। उनको धरातल को पे अध्ययन करना पड़ेगा, उन्हें बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कांग्रेस सिवाय परिवारवाद की राजनीति से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाई है। आप इतिहास उठाओ कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उसके बच्चे बड़े हो गए। अब हरियाणा में आप आ जाओ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा, मतलब इनका जो परिवार है, उस परिवार के बाहर कांग्रेस नहीं है, केवल परिवारवाद है। आप भी कहीं आप ये देखिए, कांग्रेस के जितने भी स्लोगन हैं, जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, क्या उनके क्या है, इब के हुड्डा आवेगा, इब के हुड्डा आवेगा, कहीं लिखा है कांग्रेस आएगी। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी चीफ मिनिस्टर बना सकती है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, नायब सैनी जी से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनाए, उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनाए हैं। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो समझदार आदमी है, वो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवस्था है, निचले बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से प्रदेश स्तर, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को, मतलब इतनी मजबूत व्यवस्था है, बहुत अच्छे से हम चुनावी तैयारी कर रहे हैं और हम जनता के बीच सीना चौड़ा करके जाएंगे, गर्व के साथ जाएंगे, ना कि सिर नीचा करके। अच्छा, आप से अधिकतर जो वर्ग हैं वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी पार्टी से। सिख नाराज हैं, पंजाबी नाराज है क्योंकि पंजाबियों का नेता नहीं रहा, और उसके बाद जाट नाराज हैं, किसान नाराज हैं, कई और जो जातियाँ वो नाराज हैं। तो ऐसे में कैसे आपको लगता है कि इस बार फिर जो हरियाणा में सरकार बना लोगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है किसी भी राजनीतिक दल के विरोध में। वो नैरेटिव सेट करने वाले भी एक योजनाबद्ध तरीके से मैदान में आते हैं। आप ये देखिए कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में कितनी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चंडीगढ़ मिलने जाती हैं उनसे, वो गुरुद्वारों में जाते हैं, और जाट कम्युनिटी जगह जगह उनके वेलकम करती है। हमारी पानीपत ज़िले की जो टीम है, उसमें बहुत से जाट प्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये वाली कास्ट भी खिलाफ है, ये वाली कास्ट भी खिलाफ है, ये वाली कास्ट भी खिलाफ है। कोई देश हित चाहने वाले, समाज का भला चाहने वाला कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। अच्छा, समाधान शिविर आप लोग लगा रहे हैं। ये समाधान शिविर 5 साल पहले लगते तो लोगों को ज़्यादा भला हो जाता है, क्योंकि लोग लूटे पड़े हैं, पिटे पड़े हैं। आप नगर निगम की राजनीति कर भी चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी वहाँ पर फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लोग कितने बुजुर्ग लोग भी जो है धक्के खाते रहे हैं, और आपके सदन में मामले जो है वो भी उठते रहे हैं। अब 3 महीने चुनाव करा के अब आपने समाधान शिविर शुरू कर दिए, लाभ मिल रहा है? और आपकी नज़र में क्या ये चीज़ें पहले नहीं शुरू होनी चाहिए थी? ये अफसर जो है आप बैठे हुए हैं, आप पहले बिठा देते उनको। देखो, ऐसा होता है जब किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है तो सरकार भी और प्रशासन भी उसमें अलर्ट मोड पे आता है। जब हमने एक बात व्यवस्था की, माननीय मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे, तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, सुधार किए, और सुधार करना हमेशा अच्छी बात होती है। लेकिन जब किसी चीज़ का सुधारीकरण होता है तो उसके अंदर छोटी मोटी खामियां रह जाती हैं। उन खामियों को फिर अगर हम मुद्दा बनाएं या हम उसके भविष्य की ओर ना देखें, आप ये देखें कि प्रॉपर्टी आईडी में क्या कमी है। वो ठीक है कि कुछ अधिकारियों की वजह से कुछ गलतियां रही हैं, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो एक्सेस हुई तो उनके समाधान शिविर लगने शुरू हुए। उन समाधान शिविरों में उनके तुरंत भी काम भी करवाने शुरू हुए।
जब हम किसी चीज़ को सुधार ही नहीं करेंगे तो हमें उसकी कमियां भी पता नहीं चलेंगी। 9.5 साल बीतने के बाद समझ में आया कि कमी कहीं ना कहीं रह गई थी। देखो, प्रॉपर्टी आईडी 9.5 साल पहले नहीं लागू हुई थी। प्रॉपर्टी आईडी अभी लागू हुई थी 2-1 साल से। प्रॉपर्टी आईडी पहले नहीं थी। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पहले नहीं थी। वो इसी सेकंड टर्म में जो माननीय मनोहर लाल आधार कार्ड तो पहले ही चालू हो गए थे। आधार कार्ड का भी आपको पता ही है कि आधार कार्ड पे भी अभी लाइन में हम लोग खड़े हैं। अभी भी हमारे को कई कई दिन लग जाते हैं नाम चेंज करवाने या चेंज कराने। इतनी आइडिया बनाने की जरूरत क्या है जब एक आईडी विदेशों में एक आईडी बनी हुई है, करके सारा पंगा ही खत्म हो जाए, एक ही आईडी पे सारा काम हो जाए। देखो, एक बहुत ओपन माइंड से हम एक बात सोचें, कोई भी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं कब बनाएगी? जब उस सरकार के पास अपने प्रदेश की जनता का डाटा सही होगा कि भाई इस प्रदेश के अंदर कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, कितनों की आय क्या है, कौन किस जाति से संबंध रखता है, बीसी ए वर्ग में कितने हैं, बीसी बी वर्ग में कितने हैं और शेड्यूल्ड कास्ट कितने हैं, ताकि उनकी जनसंख्या के आधार पर ही सरकार फैसले ले सकती है। कोई भी जनकल्याण, हाँ वैसे ड्रामे करने हो, वैसे ही नौटंकियाँ करनी हो, एक अलग बात है, लेकिन अगर सही मायने में उनका भला करना है तो आपको आंकड़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फैमिली आईडी बनाई तो फैमिली आईडी उन आंकड़ों को कलेक्ट करने की चीज़ थी। ऐसी प्रॉपर्टी आईडी, शहर में कितने डिस्प्यूट होते थे, कितने कब्जे होते थे कि नहीं होते थे, कितनी प्रॉपर्टियाँ ऐसी थी कि जिनका यही नहीं पता नहीं मालिक कौन है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी आईडी बननी शुरू हुई तो उससे ये तो क्लियर हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी आईडी का मैं मालिक हूँ। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी कोई सरकारी उस संपत्ति का दस्तावेज नहीं होता, लेकिन फिर भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है प्रॉपर्टी आईडी का। और प्रॉपर्टी आईडी होने से उस आप गूगल पे बैठे हैं, नेट पे बैठे हैं, मैं आपने कुलवंत सिंह चीज़ डाली तो कुलवंत सिंह का मोबाइल नंबर डाला, उसके मोबाइल नंबर से उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है सब कुछ पता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है ना। अब जब सुधार होता है किसी भी चीज़ का तो छोटी मोटी कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन उन कमियों को हम दुरुस्त करने के लिए पहले भी प्रयासरत थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि समस्याओं का यदि मैं समाधान नहीं तो मैं खुद एक समस्या हूं। हम समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। नहीं, कांग्रेस कह रही है जब आए हम सत्ता में आए तो ये पोर्टल भी बंद करवा देंगे, 500 में सिलेंडर भी दे देंगे, 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे देंगे। कोई नहीं, उन कांग्रेस से मेरे मित्रों को ये सलाह है कि उन्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें सरकार में सत्ता में आने नहीं दे रहे। वो अपना आराम करें, घर बैठे, अभी उनको समय लगेगा मैच्योर होने में। अच्छा, लास्ट सवाल कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं आप, आपकी भी दावेदारी रही होगी पानीपत ग्रामीण से, कई सालों से कर ही रहे हैं दावेदारी, और अब जिला अध्यक्ष बन गए हैं, है चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं कर रहा। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य इस समय मछली की आंख है। पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं को चुनाव जिताकर हरियाणा की सरकार बनाने में इस पानीपत जिले की अग्रणी भूमिका हो, मेरा फोकस वो है, ना कि खुद चुनाव लड़ना। खुद चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चुनाव लड़ने में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है, चुनाव लड़वाने में दिलचस्पी है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो चारों विधानसभाओं पर लड़ूंगा, क्योंकि मैं एज ए जिलाध्यक्ष चारों विधानसभाओं को ये मानते हुए, उम्मीदवार तो पार्टी डिक्लेयर करेगी, लेकिन ये मानते हुए कि मैं खुद उम्मीदवार हूँ। जितनी उम्मीदवार मेहनत करेगा उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और उनको चुनाव जिताऊँगा। चलिए, जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे। आपको लगता है इस इंटरव्यू में जो भी गलत है या जो भी ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।